कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। रेफरेंस है पार्ट 1 चैप्टर 3 पेज 111 से 122 तक। पार्ट 1 चैप्टर 3 पेज 111 to 122 कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। पार्ट 1 चैप्टर 3 पेज 111 to 122 रेफरेंस नोटेड। अब इस टॉपिक के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। सबसे पहले राफिया नोट करो कि ये टॉपिक बुनियादी तौर पे एक इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरिस्ट हैं जिनका नाम है बैरी बुजान, ठीक है, बैरी बुजान। ये बुनियादी तौर पे उनके एक आर्टिकल का टाइटल है। ये टॉपिक बुनियादी तौर पे उनके एक आर्टिकल का टाइटल है, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। अब राफिया, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा तो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल किसी ना किसी इन्वायरमेंट में, किसी ना किसी सिचुएशन में लिखा होगा, हाँ या ना? किसी ना किसी इन्वायरमेंट में, किसी ना किसी सिचुएशन में लिखा होगा, ठीक है। तो अब मैं पहले ये बैरी बुजान के थीसिस का बैकग्राउंड बता देता हूं कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। मेरी बात को गौर से जरा समझना, ठीक है, मेरी बात को गौर से जरा समझना। सर, जब कोल्ड वॉर शुरू हुई तो एक साइड पे थे कैपिटलिस्ट, एक साइड पे थे कम्युनिस्ट, ठीक हो गया। दोनों के दरमियान टग ऑफ वॉर जारी थी, लेकिन सिर्फ कोल्ड वॉर उनके दरमियान नहीं चल रही थी। कोल्ड वॉर एक और जगह पे भी चल रही थी और वो आईआर के दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे। एक साइड पे थे रियलिस्ट, दूसरी साइड पे थे लिबरल्स। एक साइड पे थे रियलिस्ट, दूसरी साइड पे थे लिबरल्स, ठीक हो गया। अब रियलिस्ट कहते थे कि भाई सिक्योरिटी डायलेमा अपनी पीक पे है, दोनों स्टेट्स के दरमियान, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स अपनी पीक पे है, दोनों के दरमियान सिक्योरिटी मैनिफेस्टेशन अपनी पीक पे है। कहते थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी डायलेमा पीक पे, दोनों के दरमियान पावर कंपटीशन पीक पे, दोनों के दरमियान अनार्की पीक पे। चुनाचे दोनों मुल्क एक दूसरे को काउंटर करने के लिए हर हाल तक जाएंगे। ये कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर में कन्वर्ट होगी और एक वर्ल्ड वॉर 3 होगी। एक जीतेगा, एक हारेगा, एक इस पावर कंपटीशन में प्रिवेल करेगा, दूसरा इस पावर कंपटीशन के अंदर हारेगा। सिर्फ तभी कोल्ड वॉर खत्म होगी। चुनाचे रियलिस्ट स्कॉलर ने यह प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया कि सिक्योरिटी डायलेमा, पावर ट्रांजिशन, आर्म्स रेस, ठीक है, पावर कंपटीशन अपने पीक पे है, अनार्की अपने पीक पे है, वॉर मैनिफेस्ट होगी, दोनों की फौजें एक दूसरे से टकराएंगी, एक को कुट पड़ेगी, एक जीतेगा। सिर्फ तभी कोल्ड वॉर खत्म होगी। राफिया, ठीक है, क्लेम ऑफ रियलिस्ट समझ आ गया? क्लेम ऑफ रियलिस्ट समझ आ गया, ठीक है। जबकि लिबरल्स कहते थे कि भाई दुनिया पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स देख चुकी है, ठीक है। दुनिया के अंदर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हो चुके हैं। यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल लॉ है, जेनीवा कन्वेंशंस हैं, डिप्लोमेसी है। चुनाचे रैशनैलिटी प्रिवेल करेगी, दोनों स्टेट्स डिप्लोमेसी के जरिए अनार्की को ओवरकम करेंगी। ये कंस्ट्रक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है कि वॉर से किसी को फायदा नहीं होगा। तो लिबरल्स कहते थे कि भाई मामला डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर होगा। तो रियलिस्ट ने खप मचाई हुई थी कि वॉर हो ही होए
और लिबरल्स कहते थे कि वॉर नहीं होगी। अब मेरे बहनों भाइयों, जैसे ही फड्डा थोड़ा टाइट होना तो रियलिस्ट को होशियारी आ जानी। उन्होंने कहना कि हम ना कहते थे वॉर होगी, हम ना कहते थे माहौल बनेगा, हम ना कहते थे कि तोपें चलेंगी, हम ना कहते थे कि सर खुलेंगे, ठीक है, हम ना कहते थे कि सिक्योरिटी मैनिफेस्ट होगी। ठीक हो गया। और जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा होता तो लिबरल्स कहते थे, हम ना कहते थे जानी अमन होगा, अमन की आशा होगी, बातचीत होगी, रैशनैलिटी होगी। तो जैसे ही बाइपोलैरिटी थोड़ी सी पीक पे जाए, रियलिस्ट पंप हो जाए, जैसे ही फटा थोड़ा सा वीक हो, कमजोर हो, लूज बाइपोलैरिटी हो, तो लिबरल्स, ठीक है, पीक के ऊपर आ जाए। एक कहता था कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मैनिफेस्ट होगा ही होगा इन फॉर्म ऑफ वॉर, और दूसरा कहता था कि सिक्योरिटी डायलेमा को ओवर करेगी रैशनैलिटी और कोऑपरेशन, मल्टीलेटरलिज्म। राफिया, गेम समझ आ गई? ठीक है। 1950s गुजरा, जंग नहीं हुई। 1960s गुजरा, जंग नहीं हुई। 1970s गुजरा, जंग नहीं हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता लिबरल्स ने मजे लेना शुरू कर दिए। ठीक हो गया। अब जब रियलिस्ट स्कॉलर उनके सामने आते थे ना, तो वो मजे लेके कहते थे, हाँ जानी सुना कब हो रही है वर्ल्ड वॉर 3। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता लिबरल्स ने कहना ये शुरू कर दिया कि भाई सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्लॉड। ठीक हो गया। रैशनैलिटी आ चुकी, यूएन आ चुका, इंटरनेशनल सिस्टम आ चुका, तो चाहे डिस्प्यूट भी हो, अनार्की को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ओवरकम करेंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता लिबरल्स ने लेना शुरू कर दिए मजे। अब मेरे बहनों भाइयों, अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी कि हमने सोवियत यूनियन को स्ट्रेच करना है। ये मैं कोल्ड वॉर में जाके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, बहुत लंबी कन्फ्रंटेशन होने की वजह से सोवियत यूनियन इंटरनली कमजोर हो रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेच आउट होना शुरू हो गया। और ऊपर से अमेरिका एक मेजर किस्म का प्रोपोगेंडा सोवियत यूनियन के खिलाफ चला रही थी कि कैपिटलिस्ट आगे निकल गए, कम्युनिस्ट पीछे निकल गए, कैपिटलिस्ट की साइड पे कुपियां, इस साइड पे टुन, कैपिटलिज्म वाले सीन, यहाँ पे टकना नंगा दीन, वो आगे निकल गए, ये पीछे, वहां पे पार्टियां, यहाँ पे चर्सी। ठीक हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका, ठीक है, कम्युनिस्ट के खिलाफ मेजर किस्म की प्रोपोगेंडिस्ट कैंपेन कर रहा था। तो एक तो सोवियत यूनियन इंटरनली वीक हो रहा था। ठीक हो गया। और ऊपर से, ठीक हो गया, अमेरिका उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा था, जिसकी वजह से हुआ क्या काम, हुआ ये कि सोवियत यूनियन के अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई कि हमें कैपिटलिज्म चाहिए, कम्युनिज्म के सिस्टम ने हमें बैकवर्ड कर दिया है, जो कैपिटलिस्ट ममालिक थे वो आगे निकल गए, हम लोग पीछे निकल गए। मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक सिनेरियो समझ आ गया? अब ठीक है, 1980s का स्टार्ट हुआ ना सोनीपुत्र। तो जब 1980s का स्टार्ट हुआ तो सोवियत यूनियन एंगेज था अफगान कोल्ड वॉर के अंदर। तो पठान खोचा रात को साला चरस पीता था, सुबह उठ के सोवियत के फौजियों को कूटता था। ठीक हो गया। खोचे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो एक साइड पे पठान कुट रहे थे, ऊपर से इंटरनल कोलैप्स चल रहा था, डोमेस्टिक मूवमेंट्स चल रही थी, हमें कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हमें कैपिटलिज्म चाहिए। तो अल्लाह की करनी कैसी हुई कि जो स्टालिन का सक्सेसर था निकिटिव क्रुश्चेव, स्टालिन का जो सक्सेसर था निकिटिव क्रुश्चेव, ठीक हो गया, उसकी 1983 में होगी डेथ। वो हो गया अल्लाह को प्यारा। मिसबा, ये बात समझ आ गई? वो हो गया अल्लाह को प्यारा। अब उसका जो सक्सेसर आया निकिटिव क्रुश्चेव का, उसका नाम था गॉर्बेचोव। उसका नाम क्या था? गॉर्बेचोव। अब जब गॉर्बेचोव हेड ऑफ सोवियत यूनियन बना, तो गॉर्बेचोव एक कम्युनिस्ट लीडर था। लेकिन जैसे ही वो लीडर बना, तो एक तो सोवियत यूनियन को अफगान वॉर थिएटर के ऊपर पैदर पे शिकस्त हो रही थी, ऊपर से मुल्क इंटरनल क्राइसिस का शिकार हो रहा था। तो उसने सोचा कि मैं
थोड़ी रिफॉर्म्स ऑफर करता हूं, ठीक है, जिससे ये जो डोमेस्टिक कॉन्स्ट्रेन आ रहा है, डोमेस्टिक स्ट्रेन आ रहा है, मैं उस रिफॉर्म पैकेज के जरिए डोमेस्टिक स्ट्रेन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां तक सिनेरियो समझ आ गई। उसने सोचा कि मैं रिफॉर्म ऑफर करता हूं, उसकी बुनियाद पे लोग थोड़े ठंडे हो जाएंगे, इंटरनली मैं लोगों का सेंटीमेंट अपनी फेवर में करूंगा। अब नवाल, उसने जो रिफॉर्म ऑफर की उसके दो कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट था ग्लास नॉस्ट और एक कंपोनेंट था पेरेस्ट्राइका। एक कंपोनेंट था ग्लास नॉस्ट, एक कंपोनेंट था पेरेस्ट्राइका। ठीक हो गया। ग्लास नॉस्ट को आपने याद रखना है मीडिया से, ग्लास शीशे से। ठीक है राफिया, शीशे का क्या मतलब? ट्रांसपेरेंसी। इसने, ठीक है, सोवियत यूनियन बनने के बाद पहली दफा सोवियत यूनियन में प्राइवेट मीडिया और प्राइवेट प्रेस को इजाजत दे दी। राफिया, इसकी अजम्पशन क्या थी? इसकी अजम्पशन ये थी कि मैं जियो खोलूंगा, ARY खोलूंगा, तो ये लोग मेरी फेवर में लिखेंगे, प्रोपोगेंडा करेंगे, अमेरिकन प्राइवेट चैनल्स के प्रोपोगेंडा को काउंटर करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन मुशर्रफ ने खोला जियो, मुशर्रफ ने खोला ARY, और मुशर्रफ के गिटों में कौन बैठा? ठीक है, तो इसने ये अज्यूम किया कि मैं प्राइवेट चैनल खोलूंगा ग्लासनॉस्ट की पॉलिसी के ऊपर, मैं मीडिया को आजाद करूंगा, तो मीडिया मेरे बारे में कहेगा हजूर का एक बाल बुलंद हो, गॉर्बेचोव एक रिफॉर्मिस्ट है, कम्युनिज्म एक अच्छा निजाम है। ठीक हो गया। तो इसने इस अजम्पशन से ग्लासनॉस्ट की पॉलिसी के ऊपर राफिया पुत्र मीडिया को आजाद किया। मीडिया ने उल्टा काम करना शुरू कर दिया। मीडिया ने फॉर्मली ये लिखना शुरू कर दिया कि भाई अमेरिका आगे निकल गया, हम पीछे रह गया, हम लारी पे जा रहे हैं और वो BMW पे जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ग्लास नॉस्ट की पॉलिसी ने डोमेस्टिक डोमेस्टिक रेबल मूवमेंट्स को, डोमेस्टिक मूवमेंट्स को मजीद हवा दे दी, मजीद तकवीत दे दी, और जो कम्युनिस्ट लीडर्स का, ठीक है, ग्रिप था सोवियत यूनियन के ऊपर, वो थोड़ी और कमजोर हो गई। यहां तक मेरे बच्चों को बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसकी दूसरी पॉलिसी थी मिसबा पुत्र, पेरेस्ट्राइका। इसकी दूसरी पॉलिसी क्या थी? पेरेस्ट्राइका। इसने पहली दफा सोवियत यूनियन बनने के बाद कुछ सेक्टर्स में, जिसमें डोमिनेंट था कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसने उसमें प्राइवेट बिजनेस की इजाजत दे दी, और इसने मुल्क के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। यानी ये डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट के नाम लिया है। ठीक हो गया। अब जब इसने पेरेस्ट्राइका की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, यानी बिजनेस, सिलेक्टिव बिजनेस को अलाउ किया और सिलेक्टिवली डेमोक्रेसी को अलाउ किया, तो मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया कि फाइनली सोवियत यूनियन ने मान लिया कि कैपिटलिज्म आगे, हम पीछे, और सोवियत लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया कि आहिस्ता आहिस्ता हम कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। चुनाचे इसने लोगों को अपीस करने के लिए ग्लासनॉस्ट और पेरेस्ट्राइका दिया था, लेकिन ग्लासनॉस्ट और पेरेस्ट्राइका इसी के ही गले पड़ गया, और मजबूरी में आके इसने 1985 में अनाउंस कर दिया कि सोवियत यूनियन एक बार फिर दुनिया के साथ मेन स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। मीनिंग दैट कि हम लोग अपना पैरेलल सिस्टम चलाने की बजाय कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का सिस्टम लाने के लिए तैयार हैं। उसने ये जो पॉलिसी दी कि अब हम दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार हैं, उसको कहा जाता है न्यू थिंकिंग पॉलिसी, और इसे पॉलिसी ऑफ न्यू थिंकिंग पॉलिसी का डॉक्ट्राइन कहा था, डॉक्ट्राइन ऑफ रिप्रोचमेंट। यानी एक बार फिर हम मेन वर्ल्ड को अप्रोच करने जा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, अडॉप्टिंग द कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। आपने बेटा बात समझ आ गई? इन शॉर्ट, जैसे ही न्यू थिंकिंग पॉलिसी अनाउंस हुई, डॉक्ट्राइन ऑफ रिप्रोचमेंट अनाउंस हुआ, ठीक हो गया,
तो ऑटोमेटिकली सोवियत यूनियन ने एक तरह से कह दिया ना कि भाई कोल्ड वॉर खत्म, हम तुम्हारे निजाम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार। ठीक है, जिस रोज गॉर्बेचोव की फिरदौस आशिक अवान ने, ठीक है, पॉलिसी अनाउंस की, रिप्रोचमेंट की डॉक्ट्रिन अनाउंस की, उसने उस रोज बड़ा तारीखी जुमला बोला, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ टेरेबल थिंग विद अमेरिका, वी आर गोइंग टू डिप्राइव देम ऑफ एन एनिमी, वी आर गोइंग टू डिप्राइव देम ऑफ एन एनिमी। आज हम अमेरिका पे एक बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं, आज हम अमेरिका को एक दुश्मन से महरूम करने जा रहे हैं। यहां तक कहानी समझ आ गई? यहां तक कहानी समझ आ गई? ठीक है, अब राफिया बेटा, जैसे ही पॉलिसी ऑफ रिप्रोचमेंट का ऐलान हुआ ना, तो लिबरल्स ने तो भंगड़े डालना शुरू कर दिया। उन्होंने आते जाते, पूरी जिंदगी उन्हें रियलिस्ट के मुकाबले में सक्सेस नहीं मिली थी, उन्होंने आते जाते रियलिस्ट को जुगते मारना शुरू कर दिया। यानी सुना, कैसा दिया, मजा आया, माहौल बना, किधर गई तुम्हारी सिक्योरिटी? और कुछ लिबरल लीडर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि दुनिया में कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा खत्म, 21वीं सदी में कोई सिक्योरिटी की डिबेट नहीं होगी, 21वीं सदी में सिर्फ और सिर्फ माहौल होगा, कुपियां होंगी, टुन होगी, यानी सिर्फ लिबरल अप्रोच चलेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी 21वीं सदी में इनवैलिड हो जाएगा। रफिया बेटा, जब लिबरल्स ने ये क्लेम करना शुरू किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म, तो कोई रियलिस्ट लीडर डिफेंड नहीं कर सका। इंटरनेशनल सोसाइटी का एक स्कॉलर उठा, बैरी बुजान उठा, और उसने एक आर्टिकल लिख दिया। उस आर्टिकल का नाम था कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। पूरा माहौल बन गया कि ये आर्टिकल का बैकग्राउंड क्या है। राफिया इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरिस्ट मलंगी 10 दफा बोल चुका हूं। ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, इसने थीसिस क्या दिया राफिया पुत्र? इसने थीसिस दिया मेरा सोना बच्चा कि भाई 21वीं सदी में कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई कर जाएगा, मजीद ग्रो कर जाएगा, मजीद इनहेंस कर जाएगा। ठीक हो गया? अब इसने अपने नोशन को एक्सप्लेन करने के लिए शीजा क्या बोला? इसने कहा कि रियलिस्ट ने, शाबाश है साइमा, साइमा सो जा पुत्र, बैरी बुजान की बात कर रहा हूं, निकम्मी। ठीक हो गया? साइमा समझ आई है या नहीं आई है? गॉर्बेचोव की तो पॉलिसी थी ना, उस पॉलिसी के बाद लिबरल्स ने कहना शुरू कर दिया कि रियलिस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म। राबिया बेटा कैमरा बंद करो। ठीक हो गया? तो जब लिबरल्स ने कहा कि सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है, तो उसके जवाब में, ठीक है, बैरी बुजान ने कहा कि भाई सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई। ठीक है, अब जी 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 जी, ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, बैरी बुजान ने कहा कि भाई रियलिस्ट ने सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को ठीक से डिफाइन ही नहीं किया था। अब ये कहता है कि रियलिस्ट कहते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ थ्रेट। ठीक है, तो ये कहता है कि मान लिया कि सिक्योरिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ थ्रेट, लेकिन
रियलिस्ट ने ये तो कह दिया कि सिक्योरिटी है एब्सेंस ऑफ थ्रेट, लेकिन वो थ्रेट सिर्फ अज्यूम करते रहे कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट से सिर्फ अपने बॉर्डर्स पे मिलिट्री अग्रेशन का थ्रेट हो सकता है। लेकिन एक स्टेट को सिर्फ दूसरी स्टेट के से स्टेट लेवल पे बॉर्डर्स के ऊपर सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं हो सकता, बल्कि एक स्टेट को कई तरीके के थ्रेट हो सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकते हैं, सोसाइटी लेवल पे हो सकते हैं, स्टेट लेवल पे हो सकते हैं, या ग्लोबल लेवल पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के लोगों के पास हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, एजुकेशन सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या वो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए खतरा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है? क्या पाकिस्तान का कल्चर डिफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे सेक्टेरियनिज्म है, क्या ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कोलैप्स कर रही है, स्टेट लेवल पे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है? और ग्लोबल लेवल पे क्या 9/11, क्या कोविड-19, क्या ग्लोबल वार्मिंग ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है? तो राफिया ये कहता है कि रियलिस्ट की डेफिनेशन तो ठीक है कि सिक्योरिटी होती है एब्सेंस ऑफ थ्रेट, लेकिन रियलिस्ट ने इस डेफिनेशन को जिस लेवल पे अप्लाई किया वो लेवल होलिस्टिक नहीं है। एक स्टेट को सिर्फ स्टेट लेवल पे अपने बॉर्डर्स के ऊपर किसी दूसरी स्टेट का सिर्फ मिलिट्री अग्रेशन का थ्रेट नहीं है, बल्कि एक स्टेट को कई तरह के इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट और ग्लोबल लेवल के ऊपर थ्रेट हो सकते हैं। यहां तक नवाल बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? ठीक हो गया। तो ये कहता है कि 21वीं सदी में कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मजीद एक्सपेंड कर जाएगा। रियलिस्ट ने जो अप्रोच इस्तेमाल की वो मिलिट्री सेंटर्ड अप्रोच थी। जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट रियलिस्ट ने दिया वो मिलिट्री सेंटर्ड अप्रोच थी, जबकि जो एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी होगा उसमें एक स्टेट को कई नॉन मिलिट्री एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे उसने कहा कि रियलिस्ट जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे थे वो महज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थी। 21वीं सदी में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक स्टेट को कई नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा। 21वीं सदी में एक स्टेट को ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के साथ साथ कई नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था रियलिस्ट का सिक्योरिटी का वो नैरो था, ये 21वीं सदी में मजीद एक्सपेंड कर जाएगा। मिलिट्री सेंटर्ड अप्रोच से ये नॉन मिलिट्री एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स की तरफ चला जाएगा, और ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की तरफ चला जाएगा। और ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिविजुअल लेवल पे भी होंगे, स्टेट लेवल पे भी होंगे, सोसाइटी लेवल पे भी होंगे, ग्लोबल लेवल पे भी होंगे। एक्सटर्नली भी ये अफेक्ट करेंगे और इंटरनली भी ये अफेक्ट करेंगे। अगर यहां तक कहानी समझ आ गया तो मुझे ओके कॉल दो। ठीक हो गया? ठीक है। अब इस बुनियाद पे राफिया उसने 5 तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स गिनवाए कि 21वीं सदी में ये 5 तरह के सिक्योरिटी चैलेंज होंगे। उसने कहा एक सिक्योरिटी होगी मिलिट्री सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी होगी सोसाइटल सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी होगी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी होगी पॉलिटिकल सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी होगी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। अब उसने कहा कि ये जो मिलिट्री सिक्योरिटी है ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, जबकि ये जो ब्लैक डब्बे हैं यानी सोसाइटल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे। और ये कहता है कि ये सारे सिमल्टेनियसली अकर करेंगे। एंड इनसिक्योरिटी इन वन डोमेन leads to an insecurity in all domains.
एन इनसिक्योरिटी इन वन डोमेन लीड्स टू एन इनसिक्योरिटी इन ऑल डोमेन्स। काव्या बेटा ये थीसिस समझ लिया? ठीक हो गया। तो ये कहता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ। ठीक है, अज्यूम करो नवाल, अज्यूम कर कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स्ड है, तो क्या पाकिस्तान अपने डिफेंस पे खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो यहाँ पे पॉलिटिकल केओस, इंसर्जेंसीज, धरने, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल रिफ्ट्स आएंगी। उन्हें हमारा दुश्मन उन फॉर लाइन्स को यूज करेगा। फिर ऐसा ही है, जब हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम अपनी एजुकेशन पे, अपने हेल्थ पे, अपनी इन्फ्लेशन पे, अपनी पॉवर्टी पे, अपने कल्चर पे, अपनी वैल्यूज पे क्या खर्च कर सकते हैं? और जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या चीप क्लीन एनर्जी हासिल कर सकते हैं? क्या डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी? क्या टिम्बर माफियाज नहीं बनेंगे? क्या हम डैम्स खड़े कर सकते हैं? क्या हम एनर्जी क्राइसिस? तो ये कहता है एन इनसिक्योरिटी इन वन डोमेन लीड्स टू एन इनसिक्योरिटी इन ऑल डोमेन्स। तो ये कहता है कि 21वीं सदी में कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म नहीं होगा, बल्कि ये मजीद एक्सपेंड कर जाएगा, और ये इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट, ग्लोबल लेवल के फैक्टर्स इसे शेप करेंगे। ये इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट और ग्लोबल लेवल्स के ऊपर हिट करेगा, और इसमें सिर्फ मिलिट्री अग्रेशन का कंपोनेंट नहीं होगा, बल्कि सोसाइटल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के डोमेन्स भी होंगे। तो इसने कहा कि काका, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी खत्म नहीं हो रहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डन? डन हो गया? अब नवाल आज जाके जरा पाक अफेयर का कोर्स खोली, उसके अंदर एक टॉपिक होगा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। समझ आ गया? उसमें तुमने हल्का सा बंदूक शंदूक को छोड़ दिया, छेड़ दिया, तो तुम्हारे पूरे के पूरे क्वेश्चन पे 0 लगे। ये टॉपिक करते करते तुम्हारा पाक अफेयर का नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पूरे का पूरा कवर हो गया। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को ये पूरा टॉपिक क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो मुझे चौकस कॉल दो, ताकि हम लेक्चर को खत्म करें और मैं तुम्हारी मनुष्य शक्तियों से जान छुड़ाऊं। क्लियर? आज के सारे टॉपिक्स हमने पोस्ट मॉडर्निज्म किया, हमने मार्क्सिज्म किया, हमने न्यू मार्क्सिज्म किया, हमने क्रिटिकल थ्योरी की, हमने बिहेवियरल अप्रोच की, हमने सिस्टम अप्रोच की, हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी किया, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी किया। ठीक हो गया? इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह सोने दे वाले।